हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम जो विषय वस्तु पढ़ रहे हैं उसी संदर्भ में हम आज की क्लास को क्या करते हैं, आगे करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हमारी जो शिक्षण विधियों से संबंधित रेट 2021 के संदर्भ में जो हमारी विषय वस्तु चल रही है उसी विषय वस्तु को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। हमारी ये रेट के संदर्भ में 9वीं क्लास रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग आपके सामने यहाँ पे डाल रहा हूँ, शिक्षण विधियों की जो क्लास चल रही है आपकी, कौन सी क्लास? शिक्षण विधियों की क्लास। और शिक्षण विधियों के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर मैं विधियाँ लिख रहा हूँ और आपकी जो क्लास रहने वाली है वो 9 नंबर क्लास आपके सामने होगी। 8 क्लास के बारे में हम अच्छी तरीके से अध्ययन कर चुके हैं। आप इस YouTube चैनल पर या शिक्षण विधियों के संदर्भ में आप पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हो तो आप इससे पहले जो 9 वीडियो मैंने इस चैनल पर डाल रखे हैं उन वीडियो को भी देख लेना, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज की हमारी जो विषय वस्तु पढ़ रहे हैं, तो इससे पहले आज तक हमने क्या पढ़ा या इससे पहले है क्या, उसके बारे में हमें जान लेना आवश्यक है। तो मैं आई बटन के साथ में डिस्क्रिप्शन में आपके सामने डालने वाला हूँ, इसके जो प्ले लिस्ट है उसको मैं आपके सामने शो कर दूँगा। तो आप अगर इस वीडियो में शुरू से जुड़े हो ना तो लास्ट तक जरूर जाना। और आज की हमारी जो भाषा शिक्षण के उपागम के संदर्भ में हमारी जो क्लास चल रही है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में हमारी उपागम के संदर्भ में हमारी जो क्लास चल रही है वो 4थी क्लास है, भाषा शिक्षण के उपागम। क्या? भाषा शिक्षण के उपागम। तो भाषा शिक्षण के उपागम में हम जानेंगे आज 4 नंबर क्लास, यानी कुल तो मैं बात करूं तो हमारी 9th क्लास है। लेकिन भाषा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो शिक्षण के उपागम के संदर्भ में अगर बात करें तो हमारी 4थी क्लास है। और भाषा शिक्षण के उपागम आज की क्लास में हम क्या कर लेंगे, फाइनल रूप से इन उपागमों को पढ़ने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं क्लास को रिवाइज करवाते हुए पहली क्लास यानी आज से हमने पहले जो पढ़ा है, पढ़ाने से पूर्व मैं उस चीज़ को जोड़ना चाहूँगा आज की कक्षा के लिए। हमारा शिक्षण सूत्र यही कहता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी आज मैं जो अज्ञात चीज़ पढ़ा रहा हूँ इससे पहले मुझे ज्ञात है उसके बारे में पढ़ लेना आवश्यक है। अर्थात मेरे साथ और आपके साथ में जो तारतम्यता है उसमें क्या हो जाए, तारतम्य हमारी बैठ जाए और मैं आपके साथ जुड़ जाऊँ और आप मेरे साथ जुड़ जाएं अच्छी तरीके से। इसी विषय वस्तु को मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ाता हूं। लास्ट क्लास में हमने हमारे जो भाषा शिक्षण है उसकी जो हम पाठ योजना तैयार करते हैं, पाठ योजना 3 प्रकार से मैंने आपको तैयार करवाई थी। इकाई पाठ योजना के संदर्भ में मैंने पूरी की पूरी बात कर ली थी। उसके बाद में हमने दैनिक पाठ योजना के संदर्भ में पूरी की पूरी बात कर ली है। और लास्ट क्लास में मैंने वार्षिक पाठ योजना के बारे में बताया कि कोई शिक्षक है पूरे सत्र को ध्यान में रखते हुए एक पाठ योजना बनाता है, उस पाठ योजना को वार्षिक पाठ योजना कहा जाता है। उसके संदर्भ में हमने बात की थी। और इसके साथ में जो दैनिक पाठ योजना है उसके बारे में उससे पहले मैं बता चुका हूं कि किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाने से पूर्व शिक्षक जब प्रतिदिन हर अध्याय की, हर इकाई की क्या करता है, एक अलग से पाठ योजना तैयार करता है। भाई साहब, उस पाठ योजना को क्या कहा जाता है? दैनिक पाठ योजना कहा जाता है। उसकी चर्चा मैं लास्ट क्लास में आपके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक बिंदु पर मैं बात कर चुका हूं। तो लास्ट क्लास में मैंने छोड़ा था कि अगले क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, और जो शिक्षण उपागम है उसकी बात अपने करने वाले हैं। शिक्षण उपागम, भाषा शिक्षण के जो उपागम है, उपागम शिक्षण के जो उपागम है, उन उपागमों की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने पाठ योजना की जो प्रणाली है, प्रणालियों के बारे में हमने जाना था पहली क्लास में। प्रणाली में हमने 2 प्रमुख रूप से प्रणालियां पढ़ी थी, पंचपदी प्रणाली और उसके बाद में हमने BS ब्लूम की प्रणाली पढ़ी थी। उसके बाद में आपकी मॉरिसन की प्रणाली हमने पढ़ी है। जॉन डीवी के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना है, उनके बारे में आप अच्छी तरीके से जान चुके हो। ठीक है, अब देखिए शिक्षण के जो उपागम हैं उन उपागमों की अगर बात करी जाए तो इनमें से कौन कौन से उपागम आते हैं?
तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, उन उपागमों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। फिर उन उपागमों के ऊपर अपने क्या करने वाले हैं, चर्चा अपनी करने वाले हैं। तो 6 तरीके के जो उपागम हैं उनसे मैं आपको परिचित करवाने जा रहा हूँ। 6 तरीके के जो उपागम हैं उनको मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ धैर्य बनाए रखें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि अन्य मित्र भी आपकी तरह वो भी फ़ायदा उठा सकें। मैं बारीकी से और अच्छी तरीके से मैं विषय वस्तु आपके सामने लेकर आता हूं, पूरी की पूरी पाठ्य योजना बनाकर मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। सबसे पहले अगर बात करी जाएगी तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो अपने बात करेंगे, पहले गद्य शिक्षण पर बात करेंगे। वैसे इनका कोई क्रम नहीं है, आप कोई सा भी टॉपिक पहले आप लिख सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे गद्य शिक्षण के ऊपर, उसके बाद में अपने करेंगे पद्य शिक्षण के ऊपर, ठीक है। गद्य शिक्षण उपागम, पद्य शिक्षण उपागम, और उसके बाद में अगर बात करेंगे अपने कहानी शिक्षण उपागम, और 4 नंबर पर अपने बात करेंगे नाटक शिक्षण उपागम, और उसके बाद में नाटक शिक्षण के बाद में मैं बात करूं आपके साथ में तो रचना शिक्षण उपागम, और उसके बाद में अगर मैं बात करूंगा लास्ट बिंदु के रूप में, लास्ट जो विषय वस्तु रहेगी हमारी वो रहेगी व्याकरण शिक्षण के जो उपागम हैं, उन उपागमों के ऊपर अपने बारीकी से बात करने वाले हैं। मैंने अभी क्लास को जो शुरू किया है कि भाषा शिक्षण के जो उपागम हैं, जो साथी मेरे साथ देरी से जुड़ रहे हैं उनको बता दूं, रीट 2021 के संदर्भ में हिंदी भाषा के संदर्भ में लेवल 1, लेवल 2 के संदर्भ में हमारी ये शिक्षण विधियों की क्लास चल रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप ग्रेड 1, ग्रेड 2 के लिए अगर हिंदी विषय से जाना चाहते हैं तो यही शिक्षण विधियाँ आपके लिए काम में आएगी। अगर कोई सा भी आप टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई सा भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपी टेट है, एमपी टेट है, बिहार टेट है, और जम्मू कश्मीर का टेट है, या झारखंड का टेट है, किसी भी राज्य का अगर टेट एग्ज़ाम देते हैं और वहाँ पर हिंदी भाषा को लगाया जाता है, क्योंकि 2 भाषा में आप दक्ष होना, आपका दक्ष होना ज़रूरी है, तभी आप पात्र इसके लिए होते हो। तो जितनी भी हिंदी की जो शिक्षण विधियाँ हैं उसके संदर्भ में मैं आप बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारी विषय वस्तु रीट के संदर्भ में चल रही है क्योंकि हमारी जो रीट है वो आई हुई है। सबसे पहले मैंने कहा कि शिक्षण गद्य शिक्षण के जो उपागम है, गद्य शिक्षण में हम क्या पढ़ेंगे, आपको पता ही है कि हिंदी की जो विधाएं होती है वो गद्य और पद्य दोनों में डिवाइड होती है। तो गद्य शिक्षण के अंतर्गत हम पढ़ने वाले पूरी तरीके से कौन कौन सी विधाएं आती हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। पद्य में क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। कहानी तो आपको पता ही है, अभी कहानी सुनाई जाती है, ठीक है, वो भी एक तरीके का शिक्षण कार्य किया जाता है। ये प्रणाली होती है, अपनी भावनाओं को दूसरों के रूप में जब दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं कोई कथा के माध्यम से, तो वो कहानी होती है। नाटक के दौरान भी क्या किया जाता है, शिक्षण कार्य करवाया जाता है। रचना तो ये नाटक है, कहानी है, पद्य गद्य, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, रचना है। और व्याकरण तो आप हमेशा ही पढ़ते हो। तो ये जो उपागम है हमारे संदर्भ में ये आपके सामने काम में आने वाले हैं। एक एक को आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना, और नोट करने के बाद में हम उसके ऊपर क्या करने वाले हैं, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से मैं आपके सामने बात यहाँ पे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने हेडिंग डालेंगे कि, हाँ जी, नोट कर लिया होगा आपने। तो मैं यहाँ से इसको क्या कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, और इसके बाद में अपने क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला बिंदु हमारा क्या है, गद्य शिक्षण के जो उपागम है। हेडिंग आप ये डालोगे गद्य शिक्षण के उपागम। पहले जो हेडिंग अपने डालेंगे तो गद्य शिक्षण के उपागम, ठीक है, गद्य शिक्षण के उपागम। तो गद्य शिक्षण के उपागम में क्या क्या चीज़ें आती है, मैंने पहले ही बात आपको बता दी कि जो गद्य है वो क्या है। शिक्षण के उपागम दूर की बात है, आपको गद्य के बारे में जान लेना होगा, गद्य के बारे में आपको जान लेना होगा, गद्य में होता क्या है। अगर वो चीज़ें अगर आपको पता चल जाती है तो आप गद्य के बारे में क्या कर लेते हो, अच्छी तरीके से जान लेते हो। गद्य शिक्षण का उपागम क्या है उसके बारे में जान लेते हो। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो काव्य है
मूल रूप से हमारा जो काव्य है वो दो प्रकार का होता है। मूल रूप से हमारा जो काव्य होता है वो कौन से प्रकार का काव्य होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है जी गद्य काव्य और एक होता है हमारा पद्य काव्य। आपने ये पढ़ा होगा कि हिंदी के अंदर आप गद्य काव्य को पढ़ते हो और आप हिंदी के अंदर पद्य काव्य को पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन इससे मिला जुला हुआ एक रूप और होता है जहाँ पे गद्य और पद्य दोनों का मिश्रित रूप आ जाए, उसे क्या कहा जाता है, गद्य आपका चंपू काव्य कहा जाता है। ये बस बेसिक सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि काव्य दो प्रकार का होता है, गद्य और पद्य, उनको अपने यहाँ पढ़ने वाले हैं। चंपू काव्य इन दोनों का मिश्रित रूप होता है, मिला जुला रूप होता है, वो क्या कहलाता है आपका चंपू काव्य। अब गद्य काव्य है क्या, उसकी बात करें कि हिंदी की जो विधा है, विधा कौन कौन सी विधा की बात करूँ मैं, सबसे पहले शुरू करता हूँ मैं कहानी से। मान लो जैसे कहानी हो गई, निबंध हो गई, लेख हो गए और नाटक हो गया, सहस्मरण हो गया, और उसके साथ में बात करें अपने रेखा चित्र, और इसके साथ में बात करूं मैं वाद विवाद, यात्रा, यात्रा वृतांत, और यात्रा वृतांत के बाद में अगर बात करें हम हमारा जो संवाद है, संवाद हो गई, और उसके बाद में अगर बात करें साक्षात्कार। देखिए साक्षात्कार है, रेखा चित्र है, कहानी है, वाद विवाद है, यात्रा वृतांत है, और भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे उपन्यास की बात मैं करूं यहाँ पे, उपन्यास ये भी लिख लेना जरूरी है, उपन्यास हो गया, ठीक है, नाटक हो गया, निबंध हो गया, लेख हो गया, सहस्मरण हो गया। ये सारे का सारा तथ्य क्या कहलाता है, ये पूरा का पूरा है वो हिंदी में गद्य काव्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना आवश्यक है कि गद्य है क्या, तो जिसमें कहानी हो, निबंध हो, लेख हो, नाटक हो, सहस्मरण हो, रेखा चित्र हो, वाद विवाद हो, यात्रा वृतांत हो, और संवाद हो, या साक्षात्कार हो, या उपन्यास हो। इस तरीके का जो शिक्षण पढ़ाया जाता है, शिक्षण कार्य करवाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, गद्य शिक्षण कहा जाता है। ये गद्य शिक्षण के उपागम है, यानी कोई कहानी को पढ़ा रहा है तो ये एक उपागम है, एक सोपान है। कोई नाटक, कोई निबंध पढ़ा रहा है, कोई नाटक पढ़ा रहा है, सहस्मरण, कोई रेखा चित्र, कोई साक्षात्कार, कोई उपन्यास, इस तरीके के ये सारे क्या है, स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ते जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा काव्य क्या कहलाता है, आपका पूरा का पूरा काव्य है वो आपका गद्य शिक्षण कहलाता है। और ये सारे के सारे जो तथ्य आपको दिखाई दे रहे हैं, जो विषय वस्तु आपको दिखाई दे रही है, वो विषय वस्तु क्या कहलाती है आपकी, वो विषय वस्तु ही आपकी क्या है, उपागम माने जाते हैं। तो बात करें कि जो गद्य है, गद्य काव्य का जो विकास है उसकी बात करें, इसका उद्भव है, इसकी उत्पत्ति है, वो कब हुई है, तो सीधी सीधी अपने लाइन लिखेंगे। जैसा आपने अगर हिंदी साहित्य का थोड़ा बहुत नॉलेज आप रखते हो, तो अगर मैं आपको बताऊं गद्य साहित्य लिखूंगा या गद्य काव्य लिख देता हूं मैं, या फिर गद्य शिक्षण यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों में एक ही बात है। यहाँ पे गद्य शिक्षण का उद्भव और विकास आधुनिक काल से माना जाता है। कब से माना जाता है, आधुनिक काल से माना जाता है, आधुनिक काल से माना जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये आधुनिक काल के भी बारे में थोड़ा सा जान लेना आवश्यक है कि आधुनिक काल आपका है क्या, उद्भव और विकास है क्या। आधुनिक काल को वर्तमान समय में अगर बात करें तो इसको गद्य काल के नाम से भी क्या किया जाता है, गद्य काल के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इस समय गद्य का विकास हुआ माना जाता है कि गद्य है वो आधुनिक काल है। अब आधुनिक काल की बात करूं, हमारा पूरा जितना साहित्य है, जितना हमारा साहित्य है, जितना हमारा काव्य है, इसको वर्तमान समय की बात करें तो चार रूपों में साहित्य को क्या किया गया है, साहित्य को चार रूपों में बांटा गया है। थोड़ा सा आपको मैं यहाँ से आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूँ। हालांकि हमें साहित्य नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें गद्य का जो विकास पढ़ना है, उस विकास को आपको जान लेना होगा कि हमारा जो साहित्य है वो चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला काल आता है आदिकाल। सबसे पहला काल कौन सा आता है, आदिकाल आता है। लगभग समय माना जाता है आदिकाल का 1000 से लेकर 1350 तक का जो समय है वो आदिकाल का समय माना जाता है। मैं लगभग बता रहा हूँ। इसके बाद में जो समय आता है जिसका नाम होता है जी भक्ति काल, 1350 से लेकर लगभग 1700 ईस्वी का जो समय माना जाता है वो भक्ति काल का समय माना जाता है।
उसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है रीतिकाल। ठीक है, रीतियों में बंधकर काव्य की रचना हो रही थी 1750 से लेकर 1700 लेकर 1900 से पहले का जो समय क्या कहलाता है, 1900 से पहले का समय रीतिकाल कहलाता है। और रीतिकाल के बाद में मेरे साथियों कौन सा काल आता है, आधुनिक काल आता है। लगभग 1900 ईस्वी से लेकर आज तक या वर्तमान तक की अगर मैं बात करूं तो आज यानी वर्तमान तक इसकी बात करूं तो वर्तमान तक ये क्या कहलाता है, आपका आधुनिक काल कहलाता है। इस कारण से इसका एक नाम और आ जाता है जी, वर्तमान काल। तो गद्य काल या शिक्षण का जो विकास और उद्भव हुआ है वो आधुनिक काल में हुआ है, गद्य काल में हुआ है या फिर वर्तमान काल में हुआ है। इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर मैं दूं किसी भी हिंदी विद्वान को तो हमारे विद्वान आते हैं जी भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन आते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र आते हैं, जिन्होंने इस गद्य काल को क्या किया है, विकसित करने का काम किया गया है, इसको पराकाष्ठा तक पहुंचाने का काम किया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आधुनिक काल में ही पूरा का पूरा है जो गद्य काल है वो विकसित माना जाता है। इसके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसके लिए एक परिभाषा दी है कि गद्य कवियों की कसौटी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस साइड में, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे। ठीक है, इसी संदर्भ में ये माना गया है कि हमारे हिंदी के बड़े ही प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इनका नाम अपने हिंदी अगर हम पढ़ रहे हैं, हिंदी हमारा साहित्य हम पढ़ रहे हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम हमें हमेशा लेना पड़ता है। उन्होंने कहा है गद्य है वो हिंदी कवियों की कसौटी है। ठीक है, क्या है, कहा कि गद्य कवियों की कसौटी है। ठीक है, ये परिभाषा है उनकी कि गद्य है वो कवियों की क्या मानी जाती है, कसौटी है, कसौटी है। पहली बात उन्होंने यहाँ समाप्त की कि गद्य है वो कवियों की कसौटी है, लेकिन इसके बाद में यह कहा कि निबंध गद्य की कसौटी है, निबंध गद्य की कसौटी मानी जाती है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को अच्छा निबंधकार हमने माना है, निबंध गद्य की कसौटी है। इस बात को आपको समझ लेना है। इसको मैं डबल इन्वर्टेड कोमा में लिख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख रहा हूँ कि गद्य कवियों की कसौटी है। गद्य है वो कवियों की क्या मानी जाती है, कसौटी मानी जाती है, लेकिन निबंध है उसको गद्य की कसौटी माना जाता है। तो आप यहाँ समझ लेना कि जो हमारा निबंध वाला जो पार्ट है वो क्या है आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी मैंने गद्य शिक्षण के बारे में एक ही बात की है। गद्य में क्या है, कहानी है, निबंध है, लेख है, नाटक है, संस्मरण है, रेखा चित्र है, वाद विवाद है, यात्रा वृतांत है, संवाद है, साक्षात्कार है और उपन्यास है। और भी अगर विधाएं इसमें बस जाती है तो ऐड कर लेना। इन सब का जब हम शिक्षण करवाते हैं तो भाई साहब ये किस में जाता है, हमारा पूरा का पूरा मामला शिक्षण गद्य शिक्षण में जाता है। और इस गद्य शिक्षण को क्या कहा गया है, गद्य है वो शिक्षण वो उद्भव और विकास की बात करें तो आधुनिक काल में इसका विकास माना जाता है, और इसका आधुनिक काल को हम गद्य काल के नाम से जानते हैं। और देखिए ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया, साहित्य के बारे में मैंने बताया कि आधुनिक सबसे पहले जो काल आता है हमारा आदि काल आता है, और आदि काल के बाद में हमारा जो काल आता है वो भक्ति काल आता है, जिसमें भक्ति से संबंधित रचनाएं लिखी जा रही थी। तुलसीदास की बात करूं, कबीर की बात करूं, रहीम की बात करूं, मीरा की बात करूं, ये जो सारे कवि हैं वो किस में आते हैं, यहाँ पर रीति काल में आलम बोधा ठाकुर की बात करें, घनानंद की बात करें, प्रेम के कवि माने जाते हैं। तो रीति काल में आपके वो कवि आ जाते हैं। तो रीति के जो लक्षण हैं, जो लक्षण ग्रंथ हैं उनको आधार मानकर, उदाहरण ग्रंथों को आधार मानकर जो रचनाएं हो रही थी वो रीति काल में हो रही थी। और वर्तमान काल की अगर बात करूं, कहानी, निबंध, लेख, नाटक, सहस्मरण सारे आधुनिक काल 1900 से आज तक, आज मतलब वर्तमान है, तो इसको क्या कहा गया, आपका वर्तमान काल कहा गया, और वर्तमान काल आधुनिक काल, और ये गद्य काल कहा गया। यहाँ तक की चर्चा आपके समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बताया कि गद्य कवियों की कसौटी है, तो भाई साहब है इन्होंने ये भी कह दिया कि निबंध है वो इस गद्य की कसौटी है। पूरा जो गद्य है वो कवियों की कसौटी है। समझना कि पूरा जो गद्य है वो कवियों के लिए रामबाण है, लेकिन इस गद्य के रामबाण की बात करेंगे तो निबंध माना जाता है, ये प्राण है, आत्मा है, इसकी माना जाता है। नोट कर रहे हो तो नोट कर लो, नहीं तो फिर एक स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर मैं आपको और आगे बताने वाला हूं। लिख लिया होगा आपने,
तो उसके बाद में आगे हम गद्य शिक्षण के प्रकार की बात करें कि गद्य शिक्षण है वो दो तरीके से किया जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं जो आपके गद्य शिक्षण है, इसके प्रकारों की अगर मैं आपके साथ में बात करूं तो गद्य शिक्षण के हमारी चर्चा रहेगी गद्य शिक्षण के प्रकार। अगले हेडिंग आप ये डालोगे कि गद्य शिक्षण के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं। एक छोटे से रेखा चित्र के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि गद्य शिक्षण के प्रकार कितने होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वो कितना होता, कौन सा होता है, यानी आपके सामने गद्य शिक्षण के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के गद्य शिक्षण के प्रकार कौन कौन से होते हैं उसकी अगर अपने बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गद्य शिक्षण के प्रकारों में हम बात करें तो आपका पहला जो प्रकार आता है वो आता है गहन अध्ययन। ठीक है, दो तरीके से हम गद्य शिक्षण का अध्ययन करते हैं। पहले तरीके से हम करते हैं जी गहन अध्ययन, और 2 नंबर पर अगर मैं बात करूंगा तो हम करते हैं द्रुत अध्ययन। ठीक है, देखिए जैसे हम लेखन कौशल में भी अगर जाके हम पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये इस तरीके के 2 नाम आपके सामने आएंगे। देखिए गहन का मतलब क्या है, गहन गद्य शिक्षण होता है और द्रुत शिक्षण आपका होता है। दो तरीके से हम कहानी को पढ़ते हैं, दो तरीके से अपने नाटक को पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, कोई सा भी हिंदी की जो गद्य विधा है उस गद्य विधा को पढ़ रहे हैं तो दो तरीके से उनको क्या करते हैं, अपने पढ़ते हैं। अब देखिए दोनों के यहाँ पे मायने क्या है, इनका मतलब क्या है, इनका आशय क्या है। उस आशय की अगर मैं बात करूँ आपके सामने तो गहन अध्ययन है क्या, तो देखिए शब्द आपको दिखाई दे रहा है जी गहन, और गहन का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म रूप से आप क्या करते हो, पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पर द्रुत है यानी फटाफट है, यानी व्यापक रूप से आप अध्ययन करते हो। देखिए जब सूक्ष्म रूप से आप जब अध्ययन करते हो तो आपका जो अधिगम है, यानी कोई भी कहानी आप पढ़ रहे हो, कोई भी कहानी अगर आप पढ़ रहे हो और उस कहानी को आप पहली बार पढ़ रहे हो और उस कहानी को आप फटाफट धीरे 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 एक एक शब्द पर, एक एक बिंदु पर, एक एक पद्यांश पर आप बारीकी से उसका क्या करते हो, अध्ययन करते हो, वो तो आपका अध्ययन कहलाता है, गहन कहलाता है। लेकिन आप क्या करते हो, आपने कहानी पढ़ी हुई है, आपको अच्छी तरीके से इस कहानी के बारे में पता है और उस कहानी से आप क्या करते हो, उसको व्यापक रूप से आगे ले जाने की कोशिश करते हो, यानी फटाफट उसको क्या करते हो, पढ़ते हो, यानी एक सरसरी नज़र से उसको पढ़ा जाता है। वो क्या कहलाता है, आपका व्यापक या द्रुत अध्ययन कहलाता है। यही गद्य शिक्षण के 2 प्रकार है, ज़्यादा इनके डिटेल जाने की आवश्यकता आपकी है नहीं। तो उसके बाद में आगे पद्य के जो स्तर होते हैं उनकी बात मैं आपके सामने करने वाला हूँ, नोट कर लेना। गद्य शिक्षण के प्रकार 2 होते हैं, आपका गहन अध्ययन और आपका द्रुत अध्ययन। ज़्यादा समझने की बात नहीं है, आपको सीधा सीधा प्रकारों के नाम याद रखने हैं और नामों के बारे में मैंने बता दिया, उनकी व्याख्या किस तरीके से आपको याद रखनी है वो भी आपको ध्यान रखना है। अगली जो आपका कौन सा है, पद्य शिक्षण है। ठीक है, अगले हेडिंग आप क्या डालने वाले हो, पद्य शिक्षण के उपागम। 2 नंबर पर अगर बात करेंगे तो पद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण के उपागम, पद्य शिक्षण के उपागम है। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा प्रकार है वो पद्य शिक्षण है। अब मान लेते हैं यहाँ पे पद्य भी आपका क्या है, पद्य तो आपको जानते हो, जिसमें कविताएं हो, जिसमें छंद हो, जिसमें अलंकार हो, जिसमें रीति हो, जिसमें प्रतीक हो, जिसमें फैंटेंसी का प्रयोग किया हो, जिसमें विमो का प्रयोग किया जाओ, शब्द शक्तियों का प्रयोग किया गया हो, यानी साहित्य की जो व्याकरण आती है उस व्याकरणों से बंधी रचना क्या कहलाती है, आपकी पद्य रचना कहलाती है। छंदबद्ध रचना कहलाती है, अलंकारबद्ध रचना कहलाती है। तो पद्य शिक्षण वही होता है जिस रचना में छंदों का प्रयोग, मतलब कि अलंकारों का प्रयोग, बिंबों का प्रयोग, इन सब का प्रयोग करके जो रचना लिखी जाती है उसमें क्या है, आनंद प्रदान किया जाता है, उनके साथ उनको समाहित किया जाता है, पीछे की तुक मिलाई जाती है। इस तरीके से बच्चे उसमें क्या करते हैं, फिर आनंद ग्रहण करते हैं। पद्य शिक्षण की बात अगर करें अपने तो पद्य शिक्षण आपका है क्या, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। ठीक है, सीधा सीधा मैंने कहा पद्य शिक्षण के बारे में आपको, यानी छंदबद्ध जो रचना है। देखिए यहाँ पे जो हम बात करेंगे लय, गति, यति, ठीक है, जिसमें लय हो, जिसमें गति हो, जिसमें यति हो। लय मतलब एक सुर ताल, गति मतलब एक फ्लो, और यति मतलब जिसमें ठहराव हो, जिसमें रुकाव हो,
या और नियमों में बंधी रचना, नियमों में बंधी रचना, नियमों में बंधी रचना क्या कहलाती है जी? पद्य कहलाती है। सीधा सीधा आपको ये ध्यान रखना है, जिसमें लय हो, गति हो, यति हो और नियमों में जो बंधी रचना है उसको क्या कहा जाता है? उसको मेरे साथियों कहा जाता है पद्य रचना। जिस तरीके से मैं आपको एक इसका उदाहरण सुनाऊं कि सारंग ले सारंग चली, सारंग पूग्यो आय, सुनना दोबारा से, जिसमें लय हो, गति हो, यति हो और नियम हो, कि सारंग ले सारंग चली, सारंग पूग्यो आय, सारंग धर्यो सारंग और सारंग सारंग माय। देखिए यहाँ पर देखिए, जिसमें लय भी है, गति भी है, यति भी है, नियम भी है और इसमें सुंदरता भी है, सौंदर्य का भी प्रयोग इसमें किया गया है। सारंग ले सारंग चली, सारंग पूग्यो आय, सारंग धर्यो सारंग 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 माय, कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। देखिए इनको पढ़ने से वाक्य में चमत्कार है। इसमें क्या है? भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, इस तरीके से रचना बोलते हैं। तो उसमें एक लय है, गति है, तारतम्य यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें यति नियमों का पालन किया गया, इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है यहाँ पे, है ना। सोहत होडे पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि आतप पर्यो प्रभात। इस तरीके से ये जो हम वाक्यांश बोलते हैं तो वहाँ पे यति गति आदि का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके की सारी रचना क्या कहलाती है? यहाँ पे पद्य शिक्षण की रचना वो कहलाती है कि लय गति और नियमों में बंधी रचना। देखिए ठीक है, इसकी बात अगर अपने करें उसके बाद में मैं आपको आगे बताऊं। इसके बाद में अगर बात करें कि जो आपका पद्य शिक्षण है वो गय काव्य होता है। गय मतलब गीति काव्य, जिसमें क्या होता है? गीत होता है, ठीक है, गीति काव्य होता है, ठीक है। जो रचना लिखी जाती है वो क्या होती है? आपकी गीति काव्य मानी जाती है कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कुमार विश्वास जी की ये रचना है कि ये क्या है? गीति काव्य है, जिसमें छंदों का, यति का, गति का ध्यान में रखा जाता है और वहाँ पर इस काव्य को गाया भी जा सकता है और गाकर जो काव्य सुनाया जाए कि रहे मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटका। इस तरीके से आप सुनते भी हो। कबीर की जो वाणी है, कबीर के जो बीजक है, रमेनी है, वाणी है, ठीक है, वो सारी की सारी गीति काव्य है, वो पद्य काव्य माना जाता है आपका। और उससे क्या कहा जाता है? ये शिक्षण का उपागम यहाँ पे माना जाता है। उसके बाद में मैं आपको बात बताऊं कि पद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण के स्तरों की बात अगर करी जाएगी तो अगली हेडिंग आपको ये डालनी है, पद्य शिक्षण के उपागम स्तर। पद्य शिक्षण के स्तरों की बात करी जाएगी तो मेरे साथियों क्या होता है? पद्य शिक्षण के 3 स्तर आपके यहाँ पे माने जाते हैं। देखिए 3 स्तर, शिक्षण के स्तर भी यहाँ पर इस शब्द को मैं हटा देता हूँ तो शिक्षण के भी 3 स्तर मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ। लेकिन आज हम बात करें कि पद्य शिक्षण के भी कितने स्तर होते हैं, तो पद्य शिक्षण के भी भाई साहब 3 स्तर होते हैं। तो देख लेना ये तीनों स्तर कौन कौन से हैं। इस तरीके से अपने इसका एक रेखा चित्र बना लेंगे और रेखा चित्र में पहला स्तर आपका आएगा जी प्राथमिक स्तर। इसमें कौन सा आ जाएगा? आपका प्राथमिक स्तर आ जाएगा। और उसके बाद में अगर करेंगे तो इसमें माध्यमिक स्तर आ जाएगा और इसमें अगर बात करें अगले में माध्यमिक स्तर आ जाएगा। और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो कौन सा आ जाएगा? आपका उच्च स्तर या उच्च माध्यमिक स्तर भी इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ऐड कर सकता हूं, ठीक है। पद्य शिक्षण है वो प्राथमिक स्तर पर भी पढ़ाया जा रहा है। कविताएं उनको बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई जा रही है, चाहे उसके अलंकार समझ में आ रहा है, छंद उसके समझ में आ रहा है या नहीं, छंदों का उसका नॉलेज है या नहीं, लेकिन प्राथमिक स्तर पर उसको पढ़ाया जाता है। क्योंकि गीत जो काव्य होता है, जो गेय काव्य होता है, उस गेय काव्य को बच्चा क्या ज़्यादा आनंद से उसको ग्रहण करता है। आपने जोनी जोनी यस पापा वाली सुनी होगी कविता कि जोनी जोनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग लाइक योर माउथ हा 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 ओपन योर माउथ, फिर हा हा। अच्छी तरीके से मुझे याद तो नहीं है वो, लेकिन ये क्या है? रचना आपकी प्राथमिक स्तर पर है, ये पद्य रचना मानी जाती है। और इस पद्य रचना के दौरान क्या किया जाता है? बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। यहाँ पर देखिए माध्यमिक स्तर की बात करूँगा तो माध्यमिक स्तर में क्या होता है? माध्यमिक स्तर में
यहाँ पे तो छंदबद्ध रचनाएं होंगी। देखिए यहाँ पे छंदबद्ध रचनाएं होगी, उसको चाहे कविता आ रही है, छंद आ रहे हैं, अलंकार आ रहे हैं, कोई मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या करेगा, बच्चा उसको ग्रहण करता है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ रहे होते हैं, मैडम जी उनको जो कविता या कहानी या गीत उनको सुना देती है ना, तो बच्चे उनका अनुकरण करते हैं, घर में जाके वही का वही करेंगे। अर्थात वो गाना गाते रहेंगे, और गाना गाते रहेंगे तो पता ही है भाई साहब क्या होगा, बच्चों के याद होगा, उस विषय वस्तु के प्रति वो अपनी रुचि ग्रहण करेंगे। रुचि ग्रहण करेंगे तो वो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, सीख जाएंगे। मैडम जी फिर क्या कबूतर खाया कर, वो सारी चीजें पढ़ाएंगी ना, तो वो सारी चीजें सीख जाएंगी। तो प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, छंदबद्ध रचनाएं प्रस्तुत की जाती है, और गीत काव्य की जो रचनाएं हैं वो प्रस्तुत की जाती है। तो भाई साहब यहाँ पर कौन सी रचना है, जो वर्ण प्रधान रचना है, जो वर्ण प्रधान रचना है, तो वर्ण प्रधान रचना में ये यहाँ पर आपका किया जाता है कौन सा, वर्ण प्रधान रचना यहाँ पर बताई जाती है कि बेटा यहाँ पर छंद होंगे, बेटा यहाँ पर अलंकार है, बेटा यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया, यानी उसको पूरी डिटेल बताया जाता है। यहाँ पर क्या बताई जाती है, बच्चों को डिटेल यहाँ पर बताई जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो भावनात्मक साहित्यिक रूप में उसको ग्रहण करवाया जाता है। पता होता है जी यहाँ पे छंद है, यहाँ पे अलंकार है, लेकिन वो किस तरीके से उसको रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से भावनात्मक रूप से अपने वो ग्रहण करते हैं, किस तरीके से वो क्या करते हैं, अपने साहित्य में जोड़ते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, अपने जीवन के साथ जोड़ते हैं, वो किस लेवल पर कराई जाती है, उच्च स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर पर होता है। तो तीनों के लिए एक एक लाइन अपने लिख लेंगे, कौन सी लाइनें, तो यहाँ पर तो छंदबद्ध रचना होती है, और जिस दूसरी यहाँ पर होता है जी गीति काव्य। कौन सा काव्य होता है, गीति काव्य होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूँ माध्यमिक स्तर पर वर्ण प्रधान यहाँ पर पद्य पढ़ाया जाता है उनको, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा पर वर्ण प्रधान काव्य पढ़ाया जाता है। उच्च स्तर पर कौन सा, भावात्मक जो काव्य है, ठीक है, भावात्मक जो काव्य है वो पढ़ाया जाता है, और यहाँ पर जो साहित्यिक जो काव्य है वो इनको पढ़ाया जाता है। आशा करता हूँ कि ये बात आपके अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी कर लो, बस ये सीधी सीधी बात आपको यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर मैंने आपके पद्य शिक्षण में मुख्य रूप से बताई। उसके बाद में अपने हम नाटक शिक्षण के बारे में अपने बात करने वाले हैं। क्या है नाटक शिक्षण, उसकी मैं आपको बात अभी बताने वाला हूँ। नोट डाउन कर लिया होगा आपने। फिर नाटक शिक्षण की बात मैं करूं, तीसरा जो प्रकार आता है, छोटी छोटी बातें हैं, सिर्फ नाम को देखते हुए आप क्या कर लेते हो, इन चीज़ों को कंठस्थ कर लेते हो, याद कर लेते हो। तो मैं आपको बताऊं, अगले बात करूं मैं तीसरे बिंदु की, तो तीसरा बिंदु भाई साहब अपना क्या है, नाटक शिक्षण के उपागम आपके यहाँ पे माना जाता है। नाटक शिक्षण के उपागम, शिक्षण विधियों में इनके बारे में डिटेल से और पढ़ा जाएगा। अभी हम शिक्षण के उपागम कर रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों के ऊपर इनके ऊपर अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही है कि नाटक शिक्षण के उपागम यहाँ पे क्या होते हैं। तो नाटक जो शब्द है वो नाटक शब्द कैसे बना, उसकी बात मैं आपके सामने करूँ। तो नाटक शब्द है वो आपका, नाटक कौन है, जो नट का काम करते हैं वो नाटक है, और नट का मतलब क्या होता है, अभिनय होता है। तो यहाँ पर जो नट धातु है इसके साथ में जब हमने अक प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बन गया भाई साहब, आपका नाटक बन गया। नट क्या है, अभिनय है, यानी नट एक जाति है, एक बिरादरी है जो क्या करती है, अभिनय करती है। तो मतलब नाटक क्या हुआ, अभिनय करने की कला हुई। नाटक क्या हुआ, आपका अभिनय करने की जो कला है, अभिनय करने की जो अवस्था है, उसको क्या कहा जाता है, नाटक कहा जाता है। हम बात करें नाटक में भरतमुनि की, अगर मैं आपको बात बताऊं, आचार्य जो भरतमुनि है उन्होंने नाटक को क्या कहा है, उन्होंने नाटक को ये कहा है भाई साहब कि अभिनय करने की अवस्था, अभिनय करने की जो अवस्था है उस अवस्था को क्या कहा जाता है, आपका ये नाटक कहा जाता है। अभिनय की जो अवस्था होती है, भरतमुनि ने ये कहा है। सिर्फ मेन चीज़ आपको यही ध्यान रखनी है कि अभिनय करने की जो अवस्था होती है वो नाटक होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में विश्वनाथ की बात करूं, यहाँ पर तो भरतमुनि ने ये कहा है एक कि अभिनय करने की अवस्था है, लेकिन महाराजा नेक्स्ट अगर आपको बात ध्यान रखनी है, महाराजा विश्वनाथ ने क्या कहा है
ये भी अच्छे विद्वान, आचार्य विद्वान है। उन्होंने नाटक के संदर्भ में क्या क्या कहा कि आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम नाटक है, ये इन्होंने कहा है। बस यहाँ पर शिक्षण विधियों के संदर्भ में ये दो बात आपको, हिंदी का प्रथम नाटक इन्होंने माना है, हिंदी का प्रथम नाटक माना है, ये बात आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना। किसने माना है? विश्वनाथ महोदय ने माना है कि आनंद जो रघुनंदन है वो हिंदी का प्रथम नाटक यहाँ पर आपका माना जाता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर आपने नोट डाउन कर लिया होगा, भरतमुनि ने क्या कहा आपका कि अभिनय करने की जो अवस्था होती है वो क्या होती है आपकी? अभिनय करने की जो अवस्था होती है वो नाटक कहलाती है आपकी। नाटक के आगे तत्व कितने हैं, इसके बारे में भी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो नाटक के जो तत्व होते हैं वो आपके 6 तत्व माने जाते हैं। उसकी भी बात मैं आपके सामने करने वाला हूँ, नोट आप लगा के लिख लेना अच्छी तरीके से। आगे देखिए हेडिंग में आप क्या डालोगे? नाटक के तत्व। नाटक के तत्व की बात करेंगे तो नाटक के 6 तत्व माने जाते हैं। नाटक बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए आवश्यक है, उन आवश्यकताओं को क्या करते हैं अपने हाईलाइट करते हैं। क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ लेनी जरूरी होती है कि नाटक एक आपको अच्छा तैयार करना है तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पर प्रमुख रूप से रहती है, उनके बारे में मैं आपको बताऊं। सबसे पहले अगर बात करी जाएगी तो कथा वस्तु को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले आपको कथा वस्तु तैयार करनी होती है कि हमें जो नाटक बनाना है वो किस विषय पर बनाना है। कथा वस्तु आपको ध्यान रखनी है। कथा वस्तु होने के बाद में पात्रों का निर्धारण किया जाता है, पात्रों का विधान लगाया जाता है, चरित्र चित्रण किया जाता है यहाँ पर कि फलाना वाला रोल तू करेगा भाई, राम तेरे को बनना है, सीता तेरे को बनना है, लक्ष्मण तेरे को बनना है, हनुमान तेरे को बनना है, यानी रामायण की कथा वस्तु अपने करने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे संवाद, जो संवाद शैली है, यानी संवाद यहाँ पर रखे जाते हैं। बल्लो भाई साहब आपको ये करना है। संवाद शैली को क्या कहा जाता है? कथोपकथन भी इसको क्या कहा जाता है? कथोपकथन भी इसको कहा जाता है। ये आप याद करोगे आप अच्छी तरीके से, इसको क्या कहा जाता है? कथोपकथन भी कहते हैं। उसके बाद में अगर 4 नंबर पर मैं बात करूं, कथोपकथन के बाद में जो देश काल है, देश काल के साथ जो वातावरण है, देश काल के बाद में जो वातावरण है उस वातावरण का ध्यान रखा जाता है यहाँ पर। उसके बाद में क्या किया जाता है? कहानी आपकी है वो किस उद्देश्य के लिए लिखी जा रही है, उस उद्देश्य से पूर्व क्या किया जाता है। देखिए जैसे कथा वस्तु है, सबसे पहले आपने तैयार कर ली कि हमें ये चीज़ें आपके रोल करनी है, इसमें कौन सा व्यक्ति कौन सा रोल करने वाला है। फिर संवाद की शैली किस तरीके से होनी है, आवाज़ ऊपर करनी है, मीडियम रखनी है, मतलब एक स्लो में एक फ्लो में कैसी आवाज़ बोलनी है, ये संवाद के डायलॉग सारे यहाँ पर सेट कर दिए जाते हैं। फिर आपका जो वातावरण है उसको भी ध्यान में रखा जाता है, भी कौन से वातावरण में ये नाटक है वो फिल्माया जाएगा। उसके बाद में आपका क्या आता है? वातावरण के बाद में अभिनय आता है। सारी चीज़ें करने के बाद में हम क्या करते हैं? अभिनय करते हैं। किस पर करते हैं? रंगमंच पर करते हैं। और ये रंगमंच और अभिनय के बाद में आपका जो छठा आता है, यानी किस उद्देश्य के लिए कहानी लिखी गई है, उस उद्देश्य को क्या किया, नाटक लिखा गया है, उस उद्देश्य को क्या किया जाता है? ध्यान में रखा जाता है। तो एक नाटक को परिपूर्ण करने के लिए इन 6 तत्वों से हमें होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ पर अभिनय होता है, फिर उसका उद्देश्य मनोरंजन है या कोई शिक्षा, जैसे मान लो कोई कुरीति पर नाटक फिल्माया गया, ठीक है, बाल विवाह पर फिल्माया गया, दहेज प्रथा पर फिल्माया गया। जैसे दहेज प्रथा पर फिल्माया गया तो सबसे पहले उसकी कथा वस्तु अपने तैयार करेंगे, ठीक है। उसके बाद में पता है भी दहेज प्रथा के लिए हमें कितने पात्रों का चाहिएगा, एक अपना वर चाहिए, वधू चाहिएगा, इधर इस वर पक्ष के माता पिता चाहिएंगे, इधर वधू पक्ष के माता पिता चाहिए, इस तरीके बराती भी चाहिए, इस तरीके पूरा का पूरा पात्रों का विधान किया जाता है। फिर उसमें डायलॉग बोले जाते हैं कि आए हम बाराती बारात लेके जाएंगे दुल्हन को साथ लेके, इस तरीके के जो डायलॉग है वो भी यहाँ पे बोले जाते हैं। और फिर ध्यान में रखा जाता है कि दहेज प्रथा है वो विवाह होना है, वो किस समय में होना है, कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पर रहने वाली वो, और इसमें अभिनय किया जाता है बाद में, यानी इस नाटक को फिल्माया जाता है। फिल्माने के बाद में उसका क्या उद्देश्य था, क्या सार निकला, उस सार को भी हमारे सामने रखा जाता है। इन 6 तत्वों को आप अच्छी तरीके से नोट आप कर लोगे। उसके बाद में मैं आपको कहानी शिक्षण के बारे में अच्छी तरीके से बताने वाला हूँ। अगला हमारा जो बिंदु आएगा वो कहानी शिक्षण आएगा, है ना।
कर लिया होगा आपने नोट डाउन। अगला जो विषय वस्तु पर अपने बात करने वाले हैं, तो देखिए अपनी विषय वस्तु है क्या। तो नाटक शिक्षण के बाद में कहानी शिक्षण, कहानी शिक्षण आपका जो उपागम आता है, कहानी शिक्षण के उपागम। तो कहानी शिक्षण के उपागम की अगर बात करी जाए तो कहानी है क्या। देखिए, हालांकि मैं इसके ऊपर अच्छी तरीके से आपके सामने बात कर चुका हूँ कि कोई व्यक्ति है, अपने जो मनोभाव है, अपने जो विचार है, उनकी अभिव्यक्ति कथा के माध्यम से करता है, कहानी के माध्यम से करता है, उसे क्या कहा जाता है, कहानी शिक्षण कहा जाता है। कम शब्दों में, शॉर्ट शब्दों में आपको ये समझना है कि कहानी शिक्षण है क्या आपका, कि कथा वस्तु है जो उसको अपने किस संदर्भ में अपने जो विचार, अपने मनोभाव है प्रकट कर रहे हैं। तो बात कर रहे हैं अपने कहानी शिक्षण के जो उपागम है, उसमें कहानी है क्या। मैं दोबारा से बता रहा हूं कि अपने जो मनोभाव हैं, अपने जो विचार है, उसको एक कथा का रूप जब हम देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, कहानी शिक्षण यहाँ पे कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कहानी शिक्षण के बारे में मैंने आपको बताया। कहानी शिक्षण है क्या, यानी कोई व्यक्ति जब विचारों को या मनोभावों को कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है या प्रकट करता है, प्रस्तुत करता है या फिर प्रकट करता है, उसे क्या कहा जाता है, कहानी शिक्षण कहा जाता है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, प्रस्तुत करना या प्रकट करना, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्या कहा जाता है, कहानी शिक्षण आपका यहाँ पे कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यानी कोई व्यक्ति अपने जो विचार है, मेरे जो विचार है, मेरे जो मनोभाव है, मैं किस माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक कथा के माध्यम से, कहानी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो ये क्या कहलाएगा जी, कहानी शिक्षण कहलाएगा। तो सबसे पहली बात आपको ये जान लेनी आवश्यक होगी कि कहानी शिक्षण का जो विकास है वो कब हुआ, कहानी शिक्षण का विकास। तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो हिंदी साहित्य है उसका जो उद्भव है, उसका जो विकास है वो कब हुआ माना जाता है, 1900 से, यानी 20वीं शताब्दी से। तो कहानी शिक्षण का जो विकास है उसके बारे में आप सीधा सीधा ये लिख लोगे कि 20वीं शताब्दी से इसका क्या होता है, उसका प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, इसका प्रारंभ माना जाता है। तो ये बात यहाँ तक नोट कर लोगे कि कहानी शिक्षण के जो उपागम है उसमें जो आप कहानी किसी भी माध्यम से आप सुनते हो तो वो आपका कहानी शिक्षण का माध्यम कहलाता है। कोई भी विचार, कोई भी मनोभाव अपने व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका मनोभाव आपका कहलाता है। तो आपके सामने मैंने बताया कि कहानी शिक्षण का जो विकास है 20वीं शताब्दी से प्रारंभ माना जाता है। आपको पता है 20वीं शताब्दी कब से प्रारंभ होती है, 1900 ईस्वी से हमारी जो 20वीं शताब्दी है उसका प्रारंभ माना जाता है, याद रखना है। लेकिन कहानी का जो विकास है सीधा माना जाता है इंदुमती जो कहानी है, इंदुमती कहानी से कहानी शिक्षण का प्रादुर्भाव आविर्भाव आपका यहाँ पे माना जाता है, इसकी उत्पत्ति, इसका उद्भव माना जाता है। यहाँ पर मैंने ये बताया कि यहाँ पर जो हमारा जो पूरा का पूरा ये कहानी चल रही है वो कब शुरू होती है, उसकी भी बात मैं आपको अच्छी तरीके से बता चुका हूँ। वर्तमान काल है हमारा, आधुनिक साहित्य है, आधुनिक जो काल है वहीं से इसकी शुरुआत आपकी मानी जाती है। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। आगे चलता हूँ मैं, यहाँ पर आपको कहानी शिक्षण में दो ही चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है महत्वपूर्ण रूप से, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करेंगे। आशा करता हूँ कि जो मैं यहाँ पे तथ्य पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बिना बात किए हुए नॉन स्टॉप हमारी ये क्लास चल रही है शिक्षण विधियों के संदर्भ में, रीट के संदर्भ में और टेट के संदर्भ में। जितनी भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं, हिंदी और हिंदी के जो एग्ज़ाम है उसकी खोपड़ी में छेद करने के लिए मैं आपके साथ जुड़ जाता हूँ, आप मेरे साथ जुड़ जाते हो। अन्य साथियों को भी ज़रूर भेजा करो भाई ये क्लास, ताकि वो भी उसका आनंद ले सकें। ठीक है, आप आजकल डिजिटल जो इंडिया हो चुका है हमारा, डिजिटल जो निरौपचारिक शिक्षा है उसका जो बढ़ावा है,
आप उसको बढ़ावा दोगे तो मेरी क्लास अपने साथियों तक अगर भेजोगे तो वो भी मुझसे परिचित होंगे, उनके भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, मेरे लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए कर रहा हूँ तो वो आपके लिए, मुझे क्लास लगानी है तब मैं मेहनत कर रहा हूँ, और वो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मेरे साथियों के लिए कर रहा हूँ, मेरे भाई बहनों के लिए मैं यहाँ पर अच्छी मेहनत यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मेरा सहयोग आप वहाँ से देते रहोगे। डाउट्स आपके रहते हैं तो कमेंट डाल देना, जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। जवाब आपको देरी से मिल सकता है, ज़रूर मिलेगा। आपको कमेंट डालते रहना, और आपके पॉजिटिव कमेंट मुझे ऊर्जा प्रदान करेंगे, मुझे प्रेरित करेंगे, मुझे मार्गदर्शित करेंगे, मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे किस तरह का पढ़ाना है, आपके कमेंटों के माध्यम से मैं समझ पाऊंगा। उसके बाद में अगला जो हमारा जो शिक्षण आता है भाई साहब, कौन सा आता है? अगला शिक्षण आता है जी रचना शिक्षण। देखिए ज़्यादा यहाँ पर रचना शिक्षण के बारे में पढ़ने के लिए हमारे पास है कुछ नहीं। रचना शिक्षण के उपागम की बात करेंगे तो रचना है वो दो तरीकों से प्रयोग किया जाता है। रचना का प्रयोग है वो कितने तरीकों से किया जाता है? दो तरीकों से आपका यहाँ पर रचना का प्रयोग आपका यहाँ पे किया जाता है। तो भाई साहब दो तरीके कौन कौन से आपके? एक तो यह किसी का संज्ञा बन सकता है, संज्ञा के रूप में प्रयोग आपका यहाँ पे किया जा सकता है। दूसरा आपका क्रिया के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जिस जिसके समझ में आ गया उसके लिए ठीक है जी। क्रिया क्या है, संज्ञा क्या है? आप संज्ञा जानते हो जी, किसी का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। और क्रिया मतलब कार्य को पूरा करना क्रिया है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ रचना, रचने का जो कार्य करता है वो रचना होती है। यहाँ पर आपको पता है किसी का नाम भी क्या होता है? रचना होता है। तो यहाँ पर जैसे मान लो कोई लड़की का नाम क्या है जी? रचना है। ये तो क्या है? आपका संज्ञा रूप है। लेकिन उस तुलसीदास ने, मैं यहाँ पर अगर कहूँ कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, रामचरितमानस की रचना की, अब ये जो रचना है वो क्या आया है? क्रिया रूप में आया है। तो यहाँ पर रचना का दो रूपों में प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। रचना शिक्षण में क्या होता है? रचना शिक्षण आपका संज्ञा रूप में आता है, रचना शिक्षण आपका किस में आता है? क्रिया रूप में भी आता है। तो दो तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। रच धातु से ये क्या बना है? ये शब्द बना है आपका, किससे बना है? रच धातु से बना है। यानी जितने भी नाटक, कहानी, शायद रेखा चित्र की बात करूं वो सारी की सारी है क्या भाई? एक रचना ही तो है। यानी जितनी बातें हम पढ़ के आए हैं वो सारी की सारी बातें ये रचना अपने आप में क्या कर लेती है? समाहित कर लेती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, जो रचना आपको पढ़ाई जाती है, जो कहानी शिक्षण पढ़ाया जाता है, तो वही रचना है। उसके बाद में इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए कि भाई साहब इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, मान लेते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सजना है, संवारना है। रचना मतलब सजना है या फिर संवारना है। सजना वो नहीं है भाई, सजना आप जो समझ रहे हो वो सजना नहीं है, मतलब सजाना है और संवारना है। यानी जिस कहानी को, जिस निबंध को सजाया जाता है वही तो आपकी क्या होती है? रचना होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। संज्ञा रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और क्रिया के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और रचना शिक्षण में कोई भी महत्वपूर्ण बात आपकी नहीं रहती है। और लास्ट बिंदु आपका क्या रहता है? लास्ट बिंदु के संदर्भ में अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो लास्ट आपका व्याकरण जो शिक्षण रहता है, तो व्याकरण शिक्षण की अपने बात करेंगे। तो व्याकरण की शिक्षण की बात करने से पहले इसके दो प्रकार और होते हैं। अभी इसके दो प्रकार होते हैं। उन दो प्रकारों की अगर बात करूंगा तो आपकी मौखिक रचना भी होती है, यानी जो सीधी बोलकर प्रकट की जाए, और उसके बाद में लिखित रचना भी होती है। जो लिखकर प्रकट की जाए वो लिखित रचना है, जो बोलकर प्रकट की जाए वो मौखिक है, जो लिखकर प्रकट की जाए वो क्या है? लिखित रचना आपकी यहाँ पे मानी जाती है। इनको नोट आप कर लेना, कुछ भी नहीं है। रचना शिक्षण शिक्षण वीडियो में पढ़ेंगे, कहानी शिक्षण शिक्षण वीडियो में और पढ़ेंगे, पद्य गद्य सारी चीज़ें वहाँ पे आएगी, सब चीज़ें वहाँ पे आएगी। आप ध्यान से जितना मैं पढ़ा रहा हूँ बस फिक्स करना, याद कर लेना। उसके बाद में मैं आपके लिए टेस्ट लेके आने वाला हूँ, उस टेस्ट में भी आपके लिए प्रश्न मैं लेके आने वाला हूँ। प्रश्नों के भी जवाब आप देते रहना। उसके बाद में हमारा जो लास्ट विषय वस्तु है, लास्ट जो हमारा शिक्षण का उपागम है, उसकी बात मैं आपके साथ में करूँ तो वो कौन सा है भाई साहब? देखते हैं अपने, है ना, अभी देख लेते हैं जी कौन सा है। व्याकरण शिक्षण। देखिए व्याकरण शिक्षण नाम लेते ही आपके समझ में आ गया कि व्याकरण शिक्षण है क्या।
तो लास्ट का हमारा जो पॉइंट है भाई साहब वो क्या रहने वाला है, व्याकरण शिक्षण के जो उपागम है, व्याकरण शिक्षण के जो उपागम हैं उन उपागम की बात मैं आपके सामने करूं तो एक एक शब्द पर हमारी चर्चा रहने वाली है। व्याकरण है क्या, व्याकरण है क्या, तो आपको पता है जी कोई भी भाषा है उस भाषा के जो नियम होते हैं कि भाषा को किस तरीके से व्यवहार में लाना है, किस तरीके से व्यवहारिकता में लाना है, कैसे उसको शुद्ध रूप से उच्चारित करना है, किस रूप से उसका शुद्ध रूप में उसका लेखन कार्य करना है, इन सब के नियमों का जो ज्ञान करवाए, उन सब के जो नियमों का ज्ञान करवाए भाई साहब वो क्या है, व्याकरण है। व्याकरण के बारे में बता चुका हूँ, ये एक पुस्तक है, ये एक आपकी रचना है, ये आपका एक ग्रंथ है, ये एक आपका क्या है, संस्करण है, क्या लिख दो इसके, ये एक बुक है जिसके माध्यम से हम नियमों का ज्ञान करते हैं, भाषा की व्यवहारिकता को सीखते हैं, कौन से शब्दों का कैसे प्रयोग करना है, कौन से वर्णों का प्रयोग कैसे करना है, ये बात जब हम सीखते हैं तो वो किसके दौरान सीखी जाती है, व्याकरण के दौरान सीखी जाती है। व्याकरण शब्द कैसे बना, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, वी धन आ धन करी धन अन, है ना, वी धन आ धन कृ धन अन, इस बात को अपने अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, वी धन आ धन कृ धन अन धन, ठीक है। यहाँ से इन सब को जोड़ा जाएगा तो शब्द आपका क्या बनता है, यहाँ पे व्याकरण बनता है। अब जैसे मैंने इसके ये टुकड़े मैंने यहाँ पे किए हैं, ये टुकड़े मैंने किसके माध्यम से किए हैं, ये मैंने व्याकरण के नियम के माध्यम से किए हैं। ये बात जानना ही व्याकरण शिक्षण उपागम का उद्देश्य होता है। देखिए व्याकरण शिक्षण की बात अगर मैं आपके साथ में करूँ तो यहाँ पर छोटी छोटी बातें दो मैंने बताई हैं, उन बातों को आप अच्छी तरीके से नोट करते भी रहना, ठीक है, इन बातों को आप क्या करते रहना, नोट करते रहना, ठीक है। और देखिए व्याकरण शिक्षण में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण रहती है आपकी, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात की अगर मैं बात करूं तो व्याकरण शिक्षण का जो शाब्दिक अर्थ है उसका भी अपने ग्रहण करते हैं। वैसे ऑफलाइन क्लास में मैंने अच्छी तरीके से इसको बता दिया है, व्याख्या करना, वर्णन करना, ठीक है, विश्लेषण करना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। तो भाषा की सार्थक अभिव्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात है, डबल स्टार के साथ लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, भाषा की सार्थक अभिव्यक्ति के लिए, सार्थक अभिव्यक्ति के लिए व्याकरण आवश्यक है। ये बात आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेनी है। क्या कहा मैंने कि भाषा की सार्थक अभिव्यक्ति के लिए व्याकरण आपका आवश्यक मूल रूप से आपका महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सार्थक व्यक्ति, हमें पता नहीं है कि शब्दों को कहाँ लिखना है, क्रिया का प्रयोग कहाँ पे करना है, कर्ता का प्रयोग कहाँ पे करना है। ये सार्थक अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है, क्या कौन करवाती है आपकी, ये व्याकरण करवाती है। ये बात आपकी इंपॉर्टेंट है कि भाषा की सार्थक अभिव्यक्ति के लिए आपका जो व्याकरण है वो बिल्कुल क्या आता है, महत्वपूर्ण होता है। कुछ भाषा के जो उद्देश्य हैं उन उद्देश्य की बात मैं आपके सामने करूं तो भाषा के जो उद्देश्यों की अगर बात करी जाएगी तो व्याकरण के माध्यम से बच्चों में ध्वनि, वर्णों और शब्दों का उसमें क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। अगर व्याकरण शिक्षण पढ़ाया जाएगा तो उसमें शब्दों का, ध्वनियों का, वर्णों का, शब्दों का, वाक्यों का, इनका क्या हो जाता है, उनको जानकारी प्रदान हो जाती है। ठीक है, वर्णों से किस तरीके से वाक्य बनाया जाता है, वर्णों से किस तरीके से शब्द बनाया जाता है, शब्द के माध्यम से कैसे वाक्य बनाए जाते हैं, वाक्यों के माध्यम से कैसे पद्यांश बनाए जाते हैं, पद्यांश के माध्यम से कैसे रचना तैयार की जाती है, उन सब की जानकारी कौन प्रदान करता है, व्याकरण प्रदान करता है। बच्चा शुद्ध बोल रहा है, शुद्ध उच्चारण कर रहा है, शुद्ध लिख रहा है, ये बात भी हमें कौन बताता है, व्याकरण आपकी बताता है। लोकोक्तियाँ, मुहावरे का कब प्रयोग किया जाता है, कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, ये हमें कौन बताता है, ये भी भाई साहब आपका व्याकरण बताता है। तो इस तरीके से हमारा भाषा शिक्षण के जो उपागम वाला पार्ट है वो यहाँ पे पूरा होता है। 4 वीडियो के माध्यम से मैंने भाषा शिक्षण के उपागम को मैंने बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ध्यान से, बड़े मनोयोग से पढ़ाने की कोशिश की है।
ठीक है। हो सकता है कोई एक आधी जगह त्रुटि हो गई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा मैं आपका। लेकिन यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बिंदु पर आए। कोई व्यक्ति होता है वो अपने आप में 100% नहीं होता। और हमारी भाषा तो इतनी समृद्ध है, हमारी जो भाषा वो इतनी समृद्ध है, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं पूरा हूँ। कोई ना कोई पक्ष उसका क्या रहता है, कमज़ोर रहता है। सर्वज्ञ होना भगवान को चुनौती करने के बराबर होता है, तो ये मान लेना आप। लेकिन जितना मैं पढ़ाया मैंने अच्छी तरीके से, शिद्दत से, मनोयोग से पढ़ाया है। आप शुरू से लेकर मेरे साथ वीडियो में बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार ज्ञापित मैं करता हूँ। ऐसे ही अपना सहयोग मुझे निरंतर देते रहे, निरंतर प्रदान करते रहे। ऐसी कंटेंट मैं आपके लिए लेके आया करूँगा और मैं आपके लिए कटिबद्ध रहूँगा पूरी शिक्षण विधियाँ करवाने के लिए। व्याकरण के कुछ एक दो टॉपिक बच्चे में उनको मैं जिस दिन छेड़ लूँगा तो वो टॉपिक भी पूरे मैं करवा दूँगा। मेरा फोकस एक बार है शिक्षण विधियों के ऊपर। विराम चिन्ह का टॉपिक, पदबंध का टॉपिक, ये दो टॉपिक आपके बचते हैं जो नहीं करवाए हैं मैंने, उनको मैं करवा दूंगा। बाकी रीट की जो शिक्षण विधियों की जो प्लेलिस्ट, शिक्षण विधियाँ क्या, रीट हिंदी व्याकरण की जो शिक्षण विधियाँ हैं उसमें सभी तरीके की व्याकरण के टॉपिक्स मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं। अच्छी तरीके से आप उनको क्या कर लोगे, पढ़ लोगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके आप मुझे बताओगे। कोई कमी रहेगी तो मुझे बताओगे, और आपको क्लास ये बेहतर से बेहतर लगी तो भी मुझे आप अपने सकारात्मक टिप्पणियों के माध्यम से मुझे ऊर्जा प्रदान करोगे यहाँ पे। तो आपका जो आपकी जो टिप्पणियाँ हैं, सकारात्मक टिप्पणियों का मैं अपेक्षित रहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपकी टिप्पणियाँ ज़रूर आएगी। तो आज मैं आपसे भी इस क्लास से मैं आपको विदा चाहता हूँ। इस क्लास से मैं विदा चाहता हूँ, अलविदा नहीं, इस क्लास से मैं विदा चाहता हूँ। ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रख लेनी है। आज का समय ठीक है, बड़ा ही अच्छा समय चल रहा है आपका पढ़ाई का। रीट आपके बिल्कुल मतलब यहाँ पर आ चुकी है। अब लगभग बस गिनती के दिन 54, 53 ऐसे उल्टी गिनती आपकी शुरू हो चुकी है। पहले तो गिनती सीधी थी, अब गिनतियाँ उल्टी हो चुकी है। आपको तैयारी को और मजबूत करना है, अपने हौसलों को और मजबूत करना है। जो आप लक्ष्य लेके चले हो, इन लक्ष्यों की ओर आपको निरंतर बढ़ते रहना है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मैं भाषा शिक्षण के जो कौशल होते हैं, भाषा के जो कौशल होते हैं, शुभोपली को, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने को लेकर आने वाला हूं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप क्लास का आनंद उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।